ठंड बहुत बढ़ गई है यार, इतनी ठंड हो रही है, कभी ठंड की वजह से मेरा शूट नहीं हो पा रहा है, मतलब ब्लैंकेट से निकलने का मन नहीं करता है शूट करने का, बट फाइनली कवर अप तो कर लेंगे फटाफट से। तो स्टार्टेड विद न्यू एनर्जी एंड न्यू बैकअप। सुनो, अच्छा तुम लोग को आज राइट नाउ मैथमेटिक्स खत्म करेंगे हम, इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर से एकेडमिक स्टार्ट करते हैं। एंड तुम लोग को जितना आजकल बोरियत हो रही वाली फीलिंग आ रही है ना अंदर से, मतलब जो भी फीलिंग आ रही है, दिख रहा है मुझे तुम लोग को देख करके कि भाई बड़ा बड़ा मतलब बोर से हो रहे हो सारे के सारे। तो अभी एटॉमिक आएगा, एटॉमिक तुम लोग को इस तरीके से हम पढ़ाएंगे, इस जस्ट लाइक अ वेब सीरीज टाइप और इस जस्ट लाइक अ मूवी टाइप। मज़ा आएगा पढ़ करके, मज़ा आएगी उसकी स्टोरी जान करके, इंटरेस्टिंग होगा वो काफ़ी ज़्यादा, मेरा भरोसा रखो, ठीक। अच्छा, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग तुम लोग को बनाएंगे हम सॉलिड स्टेट फिजिक्स भी, ठीक। तुम लोग थोड़ी सी बोरियत मिटाने के लिए, थोड़ी सी एक एनर्जेटिक एनर्जी लाने के लिए तब बनता है यार। अब यार देखो मैं कितने एनर्जी में हूँ राइट नाउ, तुम लोग मुझसे कुछ तो सीखो ना, लाइक तुम लोग भी थोड़ी एनर्जी में हो, ऐसे मरी मरी पड़े रहते हो सारे के सारे हमेशा, है ना। बी एनर्जेटिक एंड बी रेडी टू डू वर्क। अच्छा सुनो, पहले तुम लोग को ना जब मैंने मैट्रिक्स पढ़ाया था तो उस टाइम हम एक चीज़ तुम लोग को बताना भूल गए थे, दैट इज रैंक ऑफ मैट्रिक्स। वो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, बताना आ भी जाता है, तो थोड़ी सी चीज़ है, लेट मी एक्सप्लेन यू। इसके बाद फिर कॉम्प्लेक्स पढ़ाते हैं, ठीक है। देखो क्या पढ़ाना है मेरे को, हाँ जी, रैंक ऑफ मैट्रिक्स। तुम लोग इतने नसुड हो ना, तुम लोग इतने दुष्ट हो, तुम लोगों ने वीडियो देखी, तुम लोगों ने बताया नहीं मेरे को कि मैम आप रैंक ऑफ मैट्रिक्स बताना भूल गई हैं। हैं, मैंने अपनी दोबारा मैंने अपनी जब वीडियो देखी मेरे को तब ध्यान आया, अरे मैंने उसको तो बताया नहीं है इसमें। नालायक को बता दिया करो जो छूटा होता है, दिमाग चला लेते सारे। देखो रैंक ऑफ मैट्रिक्स, देखो इसको निकालने के दो तरीके हैं, इसको निकालने के दो तरीके, जैसे कि तुम लोगों ने उसमें पढ़ा होगा, तुम लोग के 12th में भी आया था और इवन तुम लोग के ग्रेजुएशन में भी होगा ये चीज़। जब आप रैंक ऑफ मैट्रिक्स निकालते हो ना तो आप करते क्या हो, जैसे आपके पास एक मैट्रिक्स गिवन होता है, ठीक। उसके बाद आप लोग इसके साथ इंटरचेंजेबल चीज़ें करते हो, जैसे R1 मल्टीप्लाई बाई 2, R2 मल्टीप्लाई बाई 3 एज टाइप, कॉलम मल्टीप्लाई बाई 2, 3, ऐसे मतलब जो भी आप लोग अपने मन से चीज़ों को चेंज करते हो, जस्ट बिकॉज ऑफ दैट फाइंड करने जस्ट बिकॉज ऑफ दैट आप यहाँ पे जीरो कंटेन करना चाहते हो और आप फाइंड करते हो कि इस मैट्रिक्स का रैंक क्या है, ठीक है। मतलब आप अपने मन से उसमें इंटरचेंज करते हो, इंटरचेंज आप उसमें लाते हो, फिर आप ट्राई करते हो कि आप इस मैट्रिक्स का रैंक फाइंड करना चाहते हो, है ना। ये प्रोसेस है जो कि आज तक ग्रेजुएशन 12th हर जगह से पढ़ते आ रहे हो, बट नेट वाले में ज़्यादा आता है, गेट में कम क्वेश्चंस आए हैं मगर आ जाते हैं मैट्रिक्स का रैंक देखने के लिए। तो उसके लिए क्या इतना लंबा सिमेट्री लगाओगे मैट्रिक्स पे, पॉसिबल ही नहीं है ना। इसलिए तुम्हें करना क्या है, देखो इस चीज़ को ना कहीं नोट करके चलना, थोड़ा भूलना मत, मतलब इस कॉन्सेप्ट को ओवरऑल ये मेरा पार्ट है कहने का। जैसे मान लो तुम्हारे पास एक मैट्रिक्स है, ठीक है, जैसे मान लो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9, लेट अस सपोज ये कोई एक मैट्रिक्स है तुम्हारे पास, चाहे मैट्रिक्स बड़ी हो चाहे मैट्रिक्स छोटी हो, हर चीज पे सेम ये एप्लीकेबल होता है, ठीक है। इसमें आपको सोचने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। अच्छा, अब आपने करना क्या है, फर्स्ट स्टेप है आप इसका, से मान लो ये मैट्रिक्स ए है, ठीक, आप इसका डिटर्मिनेंट निकालो भैया। कैसे निकलेगा, देखो ये 1 है तो 1, this multiply by this and this multiply by this, that is 5 9s are 45 minus 8 6 are 48, ठीक, minus 2, then after this multiply by this and this multiply by this, 4 9s are, this is 36 minus 6 7 are 42 plus 3, then after this multiply by this and this multiply by this,
4 8 जा 32 एंड 7 5 जा 35, दैट इज माइनस का 35। यहाँ से आपको मिलेगा क्या, देखो ये तो 1 है, यहाँ से आपको मिलेगा माइनस का 3, यहाँ पे क्या मिलेगा आपको, दैट इज माइनस 4 माइनस 6 मल्टीप्लाई बाई माइनस 2, दैट इज प्लस 12, ओके, एंड हियर इट इज 35 माइनस 3 मल्टीप्लाई बाई प्लस 3 प्लस माइनस माइनस 3 3 इज 9, ठीक। उसके बाद आपने क्या मिलना है, माइनस 3 माइनस 9 दिस इज 12 ना, माइनस 3 माइनस 9 इज 12 एंड देन इज माइनस 12 और प्लस 12, it is makes 0, okay, so finally the determinant of this matrix got 0, ठीक। अब आपने क्या करना है, मेरी बात सुनो, अगर तुमने सबसे बड़ा मैट्रिक्स देखो तुम्हारे पास है, ठीक है, मैट्रिक्स के पार्ट कैसे करते हैं वो सुनो। मैट्रिक्स सबसे बड़ा है, अभी मैंने पूरे का लेके डिटरमिनेंट निकाला, अगर मैं तुमको बोलूं कि इसका पार्ट करो तो आप इसका ऐसे ऐसे पार्ट करोगे, 2/2 में इसको कन्वर्ट करोगे, ठीक। अच्छा, तो प्रोसेस जो तुम्हारा होता है वो होता है, राइट नाउ, if determinant of A of 3 cross 3 matrix it may be 0, then it is of rank 3। इसको रैंक से डिफाइन करते हैं रो को, इतना पता है ना आप लोग से बचपन में भी करते आ रहे होंगे, इसको रैंक डिफाइन करते हैं, या फिर आप डायरेक्ट रैंक लिख लो, अगर आपको दिक्कत हो रही हो ना सिंपल से तो सीधे ही रैंक लिख लो, रैंक 3 होगा, ठीक। अगर वो नॉट इक्वल टू 0 होता, अगर ये मैट्रिक्स नॉट इक्वल टू 0 होता, देन चेक 2 क्रॉस 2, तब 2 क्रॉस 2 को चेक करो, इसमें से 2 क्रॉस 2 कैसे बनेगा, जो तुमको पहला वाला दिखता है उसको उठा करके तुम 2 क्रॉस 2 के मैट्रिक्स में कन्वर्ट करो, ठीक। फिर क्या होगा, if A 2 क्रॉस 2 इज इक्वल्स टू 0, अगर वो डिटरमिनेंट तुम्हारा 0 आ गया, देन इट मस्ट बी रैंक 2, ठीक। अगर ये 0 नहीं आया, मान लो अगर ये भी तुम्हारा 0 नहीं आया, देन इट इज रैंक 1। देखो ध्यान से, इस प्रोसेस को तुम लोगों को समझना और तुम लोगों को आना बहुत जरूरी है, बहुत छोटी सी चीज है, तुम लोग उसको डायरेक्टली कर सकते हो बिना किसी काम झाम के, इसीलिए मैंने तुमको ये बताया, शायद थोड़ा सा ना बताने में भूल गए थे। एक मिनट, आई थिंक मैंने ना ये उल्टा बताया है, एक मिनट यार, मैंने ये कुछ उल्टा बताया है, सॉरी, लेट मी क्लियर दिस, हम भी थोड़ा कंफ्यूज जाते हैं यार इन चीज़ों में। देखो, अगर ये नॉट इक्वल टू 0 होता है तब रैंक ऑफ मैट्रिक्स 3 होती है, अगर ये 0 आ जाए तो चेक करो 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स का, उसके बाद अगर ये 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स तुम्हारी नॉन 0 आ जाए तब वो रैंक 2 होता है, और अगर ये 0 आ जाए तो तुम्हारा ये रैंक 1 होता है, ये सही है। देखो मेरी बात सुनो,
तुम्हें क्या करना है, तुम्हें एक मैट्रिक्स मिलेगा, उस मैट्रिक्स में से तुमको क्या करना है, तुमको एनालाइज करना है। जैसे मान लो 3x3 मैट्रिक्स हो या फिर 4x4 मैट्रिक्स हो, व्हाटएवर जो भी हो, तुम उसका सबसे पहले डिटर्मिनेंट निकालो। ठीक, अगर वो तुमने उसको डिटर्मिनेंट निकाल दिया और वो 0 आ गया तो तुम 2x2 मैट्रिक्स को चेक करो। अगर वो 0 नहीं आता है देन इट विल बी रैंक 3 ऑफ मैट्रिक्स। अगर वो 0 आ जाता है तो 2x2 मैट्रिक्स को उठाओ, उसमें जो भी तुमको सबसे पहले, ये नहीं कि तुम कुछ भी यहाँ से उठा सकते हो, वो ठीक है, बट बेसिकली ऐसा होता है कि पहला वाला ही उठाते हैं, उसको उठाओ, 2x2 मैट्रिक्स को उठाओ, उस 2x2 के डिटर्मिनेंट को सॉल्व करो। अगर वो भी 0 आता है तब वो रैंक 1 होगा, अगर वो नॉन जीरो आता है तब वो रैंक 2 होगा। ठीक है, ये छोटा सा कॉन्सेप्ट है रैंक निकालने का। चाहो तो आप इतना बड़ा वाला ट्राई करो, चाहे ये ट्राई करो, जो भी करोगे सेम रिजल्ट आएगा। कभी किसी क्वेश्चन पे दोनों अप्लाई करके देखना। मुझे ये लगता है कि वैसा वाला जो होता है ना, उस पर सिमेट्री लगानी पड़ती है, तो उसमें ना सोचना पड़ता है कि भाई क्या है क्या नहीं है, आगे क्या लिखूं, अब क्या करूं, किससे मल्टीप्लाई करूं, किससे रिजॉल्व करूं, मतलब बहुत सोचना पड़ता है उससे। मुझे ऐसा लगता है, मेरा दिमाग बहुत ज़्यादा लग जाता है उसमें। तो हम इस वाले मेथड को अप्लाई करते हैं। रेस्ट ऑन डिपेंड ऑन यू, जैसा आपको ठीक लगे वैसा आप करो। ठीक है, फर्स्टली इसको कहीं ना कहीं लिख लो, एक ये इंपॉर्टेंट टर्म है, तुम्हारे पास लिखा होना चाहिए कहीं ना कहीं, ये है ना, इस चीज़ को लिख लो कहीं पे। एंड नाउ जस्ट स्टार्टेड अबाउट कॉम्प्लेक्स एनालिसिस। खैर कॉम्प्लेक्स के बारे में तुम लोगों ने पहले से भी पढ़ रखा होगा मुझे लगता है। गेट में जो आती है कॉम्प्लेक्स वो थोड़ी इजी आती है, नेट में कॉम्प्लेक्स जो आती है वो थोड़ी वियर्ड पार्ट में आती है। वियर्ड मतलब जैसे नेट में भी जो क्वेश्चंस आते हैं ना नॉर्मली वो तो ठीक होते हैं, मगर कुछ कुछ क्वेश्चन जैसे जो रेसिड्यू वगैरह निकालने के लिए दे देता है ना, तो वो थोड़ा सा फंस जाता है, क्योंकि बिकॉज ऑफ आपको इंटीग्रेशन भी करना है, और कभी कभी कुछ ऐसा वो दे देता है ना जो इंटीग्रेट हो नहीं पाता है, तो थोड़ा सा वो टैकी होता है नेट में। बट गेट में जो आती है ना वो इज जस्ट लाइक ए नॉर्मल कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, नॉर्मल आती है। अच्छा एक बात करो मुझसे, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस क्या क्या रियल में एग्जिस्ट करती है? आप यहाँ पे क्या पढ़ते हो, रियल नंबर प्लस इमेजिनरी नंबर। जब इमेजिनरी नंबर पढ़ रहे हैं तो उसका तो नाम ही इमेजिनरी है। फिर क्या कॉम्प्लेक्स एनालिसिस रियल में एग्जिस्ट करती है? सोचने वाली बात है ना। देखो मेरी बात सुनो, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस क्या है मैं तुम्हें शॉर्ट में बताऊं। जैसे देखो हमारे बहुत सारे जो साइंटिस्ट थे उन्होंने बहुत सारे मैथमेटिकल व्यूज लिए, ठीक है, कुछ मैथमेटिकल कैलकुलेशंस डायरेक्ट हो गए, कुछ डायरेक्ट नहीं हो पाते हैं। जैसे मान लो किसी का स्क्वायर सीधा आ गया, किसी का स्क्वायर नहीं आ पा रहा डायरेक्ट, तो वहाँ पे उसको एडजस्ट करने के लिए एग्जैक्ट पॉइंट पे उसको एग्जैक्ट, देखो फिजिक्स अप्रोक्सीमेशन पे चलता है बट मैथमेटिक्स एग्जैक्ट चीज़ों पे चलती है हमेशा। फिजिक्स अप्रोक्स मान सकता है बट मैथमेटिक्स हमेशा एक्यूरेट मानता है चीज़ों को। तो उन चीज़ों को एडजस्ट करने के लिए, उन नंबर्स को थोड़ा सा एडजस्ट करने के लिए वहाँ पे आई का फॉर्मेशन हुआ, दैट इज योर आयोटा, दैट इज योर कॉम्प्लेक्स एनालिसिस। उन्हीं को बोला गया कॉम्प्लेक्स एनालिसिस। उन्हीं की जो स्टडी होती है, मतलब जिन नंबर्स में बेसिकली इमेजिनरी योर इमेजिनरी नंबर दैट इज आयोटा आता है, उसी होल चीज़ों को बोला गया कॉम्प्लेक्स एनालिसिस। अब उसको कॉम्प्लेक्स भी क्यों बोला गया, खुद ही सोचो, जिस चीज़ में आयोटा आ गया है वो खुद इन चीज़ों को थोड़ा सा ट्रिकी और थोड़ा सा डिफर बना देता है। तो दैट्स अ पॉइंट, इट्स नेम बिकम कॉम्प्लेक्स एनालिसिस। ओके, अच्छा एक बात मुझे बताओ, इसमें जो रेसिड्यू वाले क्वेश्चंस होते हैं, आगे जाके जो भी आप पढ़ोगे, इसमें जो रेसिड्यूज वाले क्वेश्चंस होते हैं हम क्यों करते हैं? बेसिकली इंटीग्रेशन ही तो देता है। क्या देता है? एक नॉर्मल इंटीग्रेशन वो दे रहा है सॉल्व करने के लिए। उसको तो तुम नॉर्मल डिफरेंट, तुम जो तुम्हारे पास जो तुम 12th से पढ़ते आ रहे हो फॉर्मूला इंटीग्रेशन वाला, तुम उससे भी सॉल्व कर सकते हो। फिर इतना परपंच बचाने की और इतना याद करने की क्या जरूरत है? सीधी सी बात, कोई जरूरत नहीं है। एग्जैक्टली मैं बताऊँ आपको,
इट्स ऑल अबाउट टू मेक द मैथमेटिक्स इजी एंड नथिंग एल्स। आप सेम इंटीग्रेशन आप सॉल्व करते हो न्यूमेरिकल मैथड से भी, न्यूमेरिकल एनालिसिस से भी। सेम इंटीग्रेशन ऑफ मैथड आप सॉल्व करते हो टेलर लॉरेंस सीरीज और इन चीज़ों से भी, है ना। और सेम इंटीग्रेशन आप सॉल्व करते हो कॉम्प्लेक्स एनालिसिस से भी। बात सेम आती है चाहे जिधर से भी जाओ, इट्स ऑल अबाउट कि आपको क्या इजी पड़ रहा है। जैसे कि जितना जितना जैसे हम चीज़ों को कॉम्प्लेक्स करते हैं उसको किस तरीके से सॉल्व कर सकते हो, कैसे सॉल्व कर सकते हो इजीली, इट्स जस्ट अबाउट मैथमेटिक्स एंड इज जस्ट अबाउट द कॉम्प्लेक्स एनालिसिस। ये अलग से कुछ नहीं है ना, ये अलग से कुछ नहीं है। जिस चीज़ को तुम नॉर्मल इंटीग्रेशन से तुम 4 पन्ने में सॉल्व करोगे, उस चीज़ को तुम कॉम्प्लेक्स से 1 पन्ने में सॉल्व कर ले जाओगे। बस का यही एडवांटेज है, बाकी है कुछ नहीं। बाकी सीरियसली बताओ, आपको पहुंचना सेम मंजिल पर है, चाहे आप इधर से घूम के जाओ चाहे उधर से घूम के जाओ, पहुंचोगे आप सेम जगह। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कॉम्प्लेक्स एनालिसिस कोई बहुत अलग डिफरेंट सी चीज़ है, हमें कुछ बहुत डिफरेंट सा मिल रहा है, इसमें कुछ अलग मिल रहा है, नन ऑफ दैट टाइम। ठीक है, सुनो। अच्छा, इसको समझने के लिए इसके कुछ प्रॉपर्टीज होते हैं, कुछ कंडीशंस होते हैं जो कि होता ही होता है, वही मुझे लगता है कि मस्ट है कॉम्प्लेक्स में। जैसे कि हम लिखवाते हैं, जैसे कि तुम्हारा z कहा जाता है ना, z कहा जाता है ना चीज़ों को, x प्लस आयोटा y, है ना। इस चीज़ को कहते हो आप z, ठीक। अच्छा, और z बार क्या होता है, x माइनस आयोटा y, ठीक। ये होता है आपका। और आपको जानना चाहिए z का मॉड z कैसे निकालते हैं। जब z का मॉड z निकालते हैं, इट मीन्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक। अच्छा, आर्ग्यूमेंट ऑफ z निकाला जाता है, आर्ग्यूमेंट ऑफ z निकाला जाता है, वो होता है थीटा इज इक्वल्स टू tan इनवर्स y बाई x, ठीक है। एक और चीज होती है e की पावर आयटा थीटा को हम cos थीटा प्लस आयटा साइन थीटा ले सकते हैं, ठीक। cos थीटा गिवन हो तो उसको e की पावर आयटा थीटा माइनस नो इट्स शुड बी प्लस e की पावर माइनस आयटा थीटा अपॉन में 2 लिखा जा सकता है। साइन थीटा हो तो e की पावर आयटा थीटा माइनस e की पावर माइनस आयटा थीटा बाई 2 लिखा जा सकता है। अगर ये cos हाइपरबोलिक थीटा हो तो, अगर ये cos हाइपरबोलिक थीटा हो तो वो होता है e की पावर थीटा प्लस e की पावर माइनस थीटा, इसमें आयटा हट जाता है अपॉन में 2। अगर यही साइन हाइपरबोलिक थीटा हो तो e की पावर थीटा माइनस e की पावर माइनस थीटा डिवाइड बाई 2 आ सकता है, ठीक। एक और फॉर्मूला बनता है, दैट इज इफ cos थीटा प्लस आयटा साइन थीटा की पावर n हो तो उसको लिखा जा सकता है cos n थीटा प्लस साइन n थीटा। ये तो हुआ भाई कुछ इम्पोर्टेंट, जैसे जैसे लाप्लास में कुछ इम्पोर्टेंट टर्म्स नहीं होते, जस्ट बिकॉज ऑफ दैट उसी के जैसा है ये भी। आर्ग्यूमेंट ऑफ z निकालने के लिए दिया जा सकता है। ये बेसिकली कभी कभी जानते हो क्वेश्चन आता है कि आप मुझे बताओ इसमें से कौन सा वाला कॉम्प्लेक्स एनालिसिस है या फिर कौन सा वाला कॉम्प्लेक्स है, उसको कैसे करोगे। कई मान लो cos थीटा लिखा है और आंसर में ये सब कुछ लिखा है, तो इसको भी ऐसा लिखा जा सकता है। तो जस्ट बिकॉज ऑफ दिस कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स है, जैसे ये जो इंपॉर्टेंट टर्म्स है ना, ये आपको जानना बहुत ज़रूरी है। इसके बिना तो देखो काम होने वाला है नहीं, इसको तो जानना ही बहुत ज़रूरी है। एक और जो तुम्हारा है दैट इज फॉर्मूला जो तुम्हारा है डेल यू बाई डेल एक्स इज इक्वल टू डेल वी बाई डेल वाई, या तो डेल वी बाई डेल वाई डेल यू बाई डेल वाई इज इक्वल्स टू माइनस डेल वी बाई
डेल एक्स। लेट मी चेंज संभाल कर यार, मतलब ये लोड चल रहा है। One minute. Yes, it makes perfect. देखो दिख रहा होगा ये, है ना? ये क्या है? That is your Cauchy-Riemann equation. Cauchy-Riemann equation. इम्पॉर्टेंट टर्म है। अब ये किस लिए काम आता है? जैसे ना आपको x और y की वैल्यू गिवन होगी, ठीक है, आपको निकालना है कि वो मतलब कभी कभी आपसे u की वैल्यू पूछते, इसको इसको आप कैसे लिखते हो? दैट इज z इज इक्वल टू u प्लस आई वी, ऐसे लिखा जाता है। तो कभी कभी आपको रियल पार्ट पूछ देता है, इमेजिनरी पूछ देता है, कभी इमेजिनरी देगा तो रियल पार्ट पूछ देगा। ऐसा मतलब जस्ट थोड़ा सा सिम्प्लिमेटिक होता है, क्वेश्चन आते हैं इस पे बेस्ड। और मुझे लगता है कि आपने किया हुआ होगा इसको भी। जैसे मान लो कोई भी एक्स कोई भी यू दिया है तो उसको एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दो, फिर वी दिया हुआ है तो उसको वाई के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करके निकाल सकते हो। मतलब इस चीज़ को इस तरीके से निकाला जा सकता है। एक चीज़ और होती है, दैट इज अगर तुम्हारा सेम चीज़ आर और थीटा के फॉर्म में दिया हो तो इसी सेम फॉर्मूले को मतलब कॉची-रीमान को ही मतलब अगर वो आर और थीटा के फॉर्म में दिया हो तो उसको लिखा जा सकता है डेल यू बाई डेल आर इज इक्वल्स टू, दैट इज डेल यू बाई डेल आर इज इक्वल टू 1 बाई आर डेल वी बाई डेल थीटा। एक तो ये टर्म अगर वो आर और थीटा के टर्म में दिया हो तो, या फिर डेल यू बाई डेल थीटा इक्वल्स टू माइनस डेल वी बाई डेल आर, प्रोडक्ट में हो जाता है इसके पे, ऐसा होता है। ठीक है, इसको भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट टर्म है, इसको भी आप निगलेक्ट नहीं कर सकते, इसको भी आपको लेके चलना है। अगर फंक्शन आर और थीटा के फॉर्म में दिया हो तो आप ऐसे पार्शियल डिफरेंशिएट कर सकते हो, अगर वो एक्स और वाई के फॉर्म में दिया हो तो आप इस तरीके से इसको पार्शियल डिफरेंशिएट कर सकते हो। पार्शियल डिफरेंशिएशन करना सबको आता होगा, ये मुझे पता है, इस पगलैती मत करना भी, मुझे पता है पार्शियल डिफरेंशिएशन करना सबको आता है। ठीक, कॉम्प्लेक्स में इससे ज़्यादा वो नहीं पूछता, या तो वो डायरेक्ट पूछेगा कि ये फंक्शन एनालिटिक है कि नहीं है। अगर वो इस वाले कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा तो फंक्शन एनालिटिक होगा, अगर इसको सेटिस्फाई नहीं करेगा फंक्शन एनालिटिक नहीं होगा, है ना। अगर उसको इमेजिनरी और रियल पार्ट निकालना है तो तुम कॉची-रीमान से निकाल सकते हो उसका, तो इमेजिनरी और रियल पार्ट तुम सब कॉची-रीमान से निकाल सकते हो। ठीक है, और बात पूछ जाती है इसमें पावर सीरीज की पूछ सकता है बात, जैसे टेलर और लॉरेंस वगैरह का जो पार्ट होता है, पावर सीरीज में भी इसकी बात हो सकती है। जैसे पावर सीरीज में अगर मैं बताऊं कि तुम्हारे पास से कैसे मैं बताऊं, हाँ, जैसे मान लो टेलर सीरीज हो या लॉरेंस सीरीज हो, इस पर भी बात कर सकते हैं। अच्छा, अब एक बात सुनो टेलर और लॉरेंस के बारे में, लेट मी रब दिस, हो गया होगा तुम लोग का। तो टेलर और लॉरेंस के बारे में तुम लोग एक इम्पॉर्टेंट बात सुनो, टेलर और लॉरेंट दोनों ही एक ऐसे फंक्शन पे लगता है जहां तुम्हारा फंक्शन कंटिन्यूअस हो। ये चीज तुम लोग को पता है ना, पता ही होगी सबको। टेलर और लॉरेंस वहीं लगता है जहाँ पे फंक्शन तुम्हारा कंटिन्यूअस के फॉर्म में होता है। जहाँ फंक्शन डिसकंटिन्यू होता है वहाँ पे वो चीज़ नहीं अप्लाई होती है। अगर फंक्शन डिसकंटिन्यू है वहाँ पे तुम उसको अप्लाई करोगे तो ऑलरेडी वो 0 0 0 लिखता चला आएगा। कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है, डायरेक्ट पूछता है कि यहाँ पे ये फंक्शन कंटिन्यूअस है या नहीं है, चुपचाप से उसको उठा के टेलर्स में डालो, तुमको आराम से वहाँ पे इजीली तुमको आंसर मिल जाएगा कि वो फंक्शन वहाँ पे कंटिन्यूअस था या कंटिन्यूअस नहीं था। जैसे कि टेलर का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, टेलर के लिए क्या फॉर्मूला होता है, योर एफ जेड एंड it is fa plus f dash a
सेम्स प्लस, यस कंटिन्यूस प्लस होना चाहिए, प्लस एफ डबल डैश ए अपॉन 2 फैक्टोरियल जेड जेड माइनस ए का स्क्वायर, यस जेड माइनस ए का स्क्वायर प्लस एफ ट्रिपल डैश ए अपॉन 3 फैक्टोरियल जेड माइनस ए का क्यूब एंड दिस प्रोसेस वाज कंटिन्यूस goes on. That is the term of your Taylor series. इसको शॉर्ट में कैसे लिखते हैं? That is fz is equals to तुम्हारा समेशन बन सकता है ना यहाँ पे, तो समेशन n is equal to 0 to n infinite कर दें, n is equal to 0 to infinite, और क्या लिख सकते हैं उस पे f की पावर n लिख दूँ, z f की पावर n z अपॉन क्या लिख सकते हैं हम n फैक्टोरियल, ठीक, n फैक्टोरियल और z माइनस ए की पावर n, ठीक है, जैसे जैसे करेंगे वैसे पावर भी इसकी बढ़ती जाएगी, ठीक है। एक मिनट यहाँ पे तुम्हारा फंक्शन है z नॉट कर सकते हो, ठीक है, जो भी तुम्हारा फंक्शन कंटिन्यू चलता जाएगा, दैट इज तुम्हारा a है, a डैश है, तो इसी को मैंने z का z नॉट लिखा है, ठीक, ये चीज कर सकते हो। अच्छा, लॉरेंट सीरीज में क्या बनता है, लॉरेंस सीरीज में क्या बनता है तुम्हारा, अगर तुम्हारा कोई फंक्शन गिवन है, दैट इज एवरेज अगर गिवन है, तो लॉरेंट सीरीज उसको बनाता है समेशन इक्वल टू 0 to infinite and it's make an into z minus a की पावर n, और एक अपॉन के फॉर्म में आता है ना, प्लस समेशन लगता है, प्लस समेशन n is equal to 1 to infinite bn अपॉन की फॉर्म में आता है ना एक z minus a की पावर n ना, सेम चीज होती है z minus a की पावर n, ठीक, ये हो जाता है तुम्हारा लॉरेंट सीरीज का। अच्छा, an निकालने, an और bn क्या है तुम्हारे, दैट इज योर बोथ कांस्टेंट, दैट इज इफ यू फाइंड an you get integration of 1 upon 2 pi iota, क्लोज इंटीग्रल लगता है इसमें, एंड दिस इज योर क्लोज इंटीग्रल ऑफ fz अपॉन, हाँ तुम्हारा फंक्शन होता है fz अपॉन z माइनस a, z माइनस a ही होता है ना, fz अपॉन z माइनस a dz, एक मिनट यहाँ पे n प्लस 1 भी होता है इसकी पावर, ठीक है, और bn भी तुम्हारा ऐसे ही होता है 1 अपॉन 2 पाई आइटा क्लोज इंटीग्रल ऑफ fz अपॉन z माइनस a माइनस n प्लस 1 dz, ये आपका टर्म बनता है bn निकालने के लिए, ये आपका टर्म बनता है बेसिकली an निकालने के लिए, ठीक है। बाकी तुमको इसके लिए वो पूछ सकता है, मुझे लगता है एक चीज और बनती है इसमें, जैसे ना ये मतलब सिंगुलैरिटी भी पूछता है, पोल्स भी पूछता है, ऑर्डर भी पूछता है, लेट मी क्लियर दिस। जैसे मान लो इसको ना मैं एक एग्जांपल से बता दूं तो ज़्यादा समझ में आएगा। जैसे मान लो कोई फंक्शन है, ठीक है, ये तुम्हारा है z माइनस 1, ठीक, तो मान लो कोई तुम्हारा फंक्शन है z माइनस 1, ठीक है, देन यहाँ पे पोल्स तुम्हारे क्या होंगे,
पोल्स होते हैं z-1 को 0 के बराबर पुट कर दो, नीचे वाले को 0 के बराबर पुट करते हैं और यहाँ से z की वैल्यू निकलती है दैट इज +1। तो ये z इज इक्वल टू +1 तुम्हारा पोल है। अगर यहाँ पे मान लो पावर है, ठीक है, सो जितना पावर होता है उतना ही ऑर्डर का होता है। इसका मतलब यहाँ पे 2 इसका मतलब ऑर्डर ऑफ 2, ठीक है। एक चीज होती है सिंगुलैरिटी, ठीक है, और एक होती है इसेंशियल सिंगुलैरिटी। एक होती है इसेंशियल सिंगुलैरिटी। सिंगुलैरिटी मतलब यहाँ पे क्या पुट करोगे, जैसे जो तुम्हारा पोल्स होता है ना बेसिकली वही तुम्हारा वही तुम्हारा सिंगुलैरिटी होता है। पोल्स की तुम्हारी सिंगुलैरिटी होती है, मतलब द वैल्यू ऑफ z इज बिकम्स सिंगुलैरिटी, ठीक है। अच्छा, अब इसेंशियल सिंगुलैरिटी क्या होती है? इसेंशियल सिंगुलैरिटी मैं तुम्हें कैसे बताऊं, जैसे मैं तो नॉर्मल लैंग्वेज में किस तरीके से बताऊं मैं तुमको। एक मिनट रुको, थोड़ा सा इसको ड्रॉप करते हैं फिर इसकी बात करते हैं थोड़ा बढ़िया से, तो इस पे ना क्वेश्चन बन जाते हैं। हम लिख के चलते हैं तुम लोग के लिए बेटर होगा, विद एग्जांपल तुम लोगों को समझाते हैं। इस पे ना क्वेश्चन आ जाते हैं डायरेक्टली, मतलब तुम लोग को विद एग्जांपल चीजों को समझाते हैं तब समझ में आएगा। और ना एक मिनट लेट यार, देखो सिंगुलैरिटी कितने टाइप की होती है, देखो एक होता है तुम्हारा, यार मार्कर नहीं चल रहा है ठीक कर रहा, एक मिनट रुको ना मैं जिसका एक मिनट इसको 2 बूंद जिंदगी की पिला दूं मैं, मर रहा है ये बार बार, 2 बूंद जिंदगी के जरूरी हो रखे हैं इस वक्त। थोड़ा सा क्लियर आएगा ना वीडियो में, ऐसे नहीं कि ब्लर शूट होने लगे तो प्यासा है बेचारा। हो गया, 2 बूंद जिंदगी के पी लिए अपने, अब ये बेटर तरीके से चलेगा। थोड़ा सा ना मतलब सिमिलैरिटीज थोड़ा डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, थोड़ा सा लिख के चले तुम लोग को एग्जांपल दे करके, तो तुम लोग को ज़्यादा समझ में आएगा और मज़ा भी आएगा पढ़ने में थोड़ा सा। जैसे कि क्योंकि गेट में ना इसी को ज़्यादा टच करता है वो, जैसे देखो जैसे तुम्हारा आया क्या हो रखा है भाई, सिमिलैरिटी ऑफ फंक्शन, ठीक है, क्या ही हो रखा है, मैंने मार्क कर लूँ, दिख रहा है ना। हाँ जी दिख रहा है, थोड़ा बहुत काम तो सकता है। देखो सिमिलैरिटी ऑफ फंक्शन, इसमें क्या होता है, जैसे मान लो तुम्हारे में कोई एज गिवन, हम कोई लंबा लंबा डेफिनेशन नहीं दिखा रहे, हम एग्जांपल्स तुम लोगों को सब समझा देंगे, ठीक है। एक एग्जांपल से जैसे मान लो एज है, ये अपन मान लो z-2 गिवन है, ठीक है, तो अगर z इक्वल्स टू +2 होगा तो ये इसका सिंगुलैरिटी है, ठीक है, समझ रहे हो। जो भी इसको z-2 के इक्वल टू 0 करोगे और जो वहां पे आएगा वह इसका सिंगुलैरिटी होगा। अच्छा ये क्या होता है तुम्हारा आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी,
तुम्हारा ऐसे अगर मान लो गिवन है 1/z, ठीक है, तो अगर z इज इक्वल टू 0 हो तो ये है तुम्हारा आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी। तुम खुद सोचो, अगर z इज इक्वल टू 0 यहाँ पुट करोगे तो ये इनफाइनाइट नहीं हो जाएगा इस पूरे फंक्शन में, है ना? तो दैट इज योर आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी। अच्छा, जब आइसोलेटेड है तो एक नॉन आइसोलेटेड भी होता है ना? जब आइसोलेटेड है तो एक नॉन आइसोलेटेड भी होता है, ठीक? ये तुम्हारा क्या होता है बेसिकली, जो सिंपल वे में मैं समझाऊं तुमको, जो लॉरेंस का पार्ट होता है ना, उसके जो पोर्शंस होते हैं ना बेसिकली वही आइसोलेटेड नॉन आइसोलेटेड में बनते हैं। मतलब किसी भी फंक्शन को तुम किस फॉर्म में एक्सप्रेस करने जाओगे पूरा, दैट इज योर नॉन आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी, उसी को बोलते हैं। मतलब एक तरीके से अगर मैं सिंपल वे में भी बोलूँ ना, तो जैसे जो तुम्हारा bn वाला पार्ट होता है ना, bn वाला पार्ट, bn अपॉन z माइनस 1 माइनस n प्लस 1 की पावर, मैंने लगाया था ना, ये पुट किया था ना मैंने ये चीज को, मतलब इसको बोला जाता है प्रिंसिपल पार्ट, इसको बोला जाता है प्रिंसिपल पार्ट, ठीक है? बेसिकली यही होता है नॉन आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी को। बुक्स में ना कई कई जगह बहुत ज़्यादा घुमा घुमा करके भी लिखा है, बट उसको बेसिकली वो तो लेके चल नहीं रहे, नॉर्मल तरीके से पढ़ो, पूरा समझ में आए। ताकि देखो और क्या होता है, रिमूवेबल सिंगुलैरिटी, ठीक? जैसे कि तुम्हारा रिमूवेबल सिंगुलैरिटी में, जैसे कि तुम्हारा मान लो कोई फंक्शन गिवन है, जैसे एफ जेड इज इक्वल्स टू जेड माइनस ए, मान लो ऐसा कुछ गिवन है, एफ जेड इज इक्वल टू जेड माइनस ए, ठीक है? तो यहाँ पे एफ जेड अबाउट जेड इज इक्वल टू 0 तुम्हारी बनेगी रिमूवेबल सिंगुलैरिटी। मतलब एक सिंपल भाषा में तुम यहाँ पे z की जगह पे ऐसा क्या पुट करो कि ये पूरा हट जाए, मतलब z हट जाए, ठीक है? दैट इज योर रिमूवेबल सिंगुलैरिटी। अच्छा, अब सुनो, एक होता है इसेंशियल और एक होता है नॉन इसेंशियल सिंगुलैरिटी। अब इसेंशियल सिंगुलैरिटी मतलब क्या होता है, वो थोड़ी सी मतलब नॉर्मल होती है, और जैसे लेके चलते हैं इसेंशियल सिंगुलैरिटी, ठीक? इसमें क्या, अगर मैं बात करूँ, जैसे कि तुम्हारा मान लो कोई फंक्शन गिवन है जो कि एक्सपोनेंशियल की फॉर्म, मतलब जैसे मान लो एफ जेड इज इक्वल्स टू ए की पावर 1/z के फॉर्म में है, मान लो ऐसा कोई फंक्शन तुम्हारे पास गिवन है, तो यहाँ पे जब तुम z इज इक्वल टू 0 करोगे ना, तो ये तुम्हारी इसेंशियल सिंगुलैरिटी होगी। मतलब यहाँ पे अगर हम एक्सपोनेंशियल फंक्शन में अगर हम z की जगह पे 0 पुट करेंगे, तो यहाँ पे तो ये तो इनफाइनाइट हो जाएगा, ठीक है? और e की पावर इनफाइनाइट क्या होता है, 1 होता है, ठीक है? इसीलिए ये z इज इक्वल टू 0 यहाँ पर इस फंक्शन में इसेंशियल सिंगुलैरिटी है। मतलब इसको 1 कन्वर्ट करने के लिए इट वाज एसेंशियल टू पुट यू हियर इट इज 0, ओके? जब इसेंशियल है तो एक नॉन इसेंशियल भी है, एक नॉन इसेंशियल भी है ना? अब नॉन इसेंशियल क्या बना है, जैसे तुम्हारा भी कोई भी फंक्शन मान लो नॉर्मली क्या है, 1/z माइनस 2 z प्लस 1, मान लो ऐसा कोई फंक्शन तुम्हारे पास, ये तुम्हारे यहाँ पे गिवन है, तो यहाँ पे इन दोनों को 0 के इक्वल पुट करोगे तो क्या तुमको मिलेगा, दैट इज इक्वल टू 2 और माइनस 1, है ना? तो ये दोनों जो इसके होते हैं नॉर्मली, वो तुम्हारा नॉन एसेंशियल सिंगुलैरिटी है। मतलब इन दोनों को पुट करके आप इसको जो भी कर रहे हो दैट इज योर नॉन एसेंशियल सिंगुलैरिटी। खैर इन सब जो 6 है ना, इनको तुम बुक में पढ़ने जाओगे ना तो बड़े लंबे चौड़े में इसका डेफिनेशन एंड ऑल लिखे, भाई मेरे तो दिमाग के खरपतवार हो गए इन सबको समझने में। इसीलिए मैंने कहा था ताम झाम हो जाने से बेटर तुम लोग को बहुत नॉर्मल और सिंपल वे में समझाएंगे हम, एग्जाम्पल देकर तुम लोग को ऑटोमेटिकली सब समझ में आएगा, क्लियरली समझ में आ रहा है ना, क्लियरली। ये तुम्हारा है बेसिकली, इससे क्वेश्चन आ जाते हैं, तुम्हें कभी कभी कोई फंक्शन गिवन होता है, तुमको बताना होता है कि वहाँ पे वो कौन सा सिंगुलैरिटी है, सो दैट्स व्हाई कौन सा वाला कहाँ बन रहा है
इसको माइंड में लेके चलो। एक चीज तुम्हारी और आती है, दैट इज तुम्हारा रेसिड्यू। रेसिड्यू का क्या होता है तुम्हारा? रेसिड्यू होता है ना, आई थिंक रेसिड्यू के नाम से बोलते हैं ना, हाँ, कॉची रेसिड्यू थ्योरम। ये तुम्हारा क्या होता है, जैसे मान लो तुम्हारा कोई भी फंक्शन गिवन है एफ जेड, उसको कैसे डिफाइन करते हैं? 2 पाई आई ना, 2 पाई आई होता है ना, हाँ, 2 पाई आई इंटू सम ऑफ रेसिड्यू। जैसे कि मान लो तुम्हारे पास ये फंक्शन है, तुमको इसका रेसिड्यू निकालना है, तुम कैसे निकालोगे? सम ऑफ रेसिड्यू किस तरीके से निकलेगा? मान लो अगर मुझे इस पे चाहिए सम ऑफ रेसिड्यू एट z इक्वल टू 2, तुम इसको कैसे निकालोगे? z की वैल्यू यहाँ क्या आएगी? z इज इक्वल टू 2 और -1 आएगा, है ना। इसका मतलब पहले एक बार फंक्शन z इज इक्वल टू 2 पे निकालो, दैट इज z -2, ठीक, इंटू z -2 और z प्लस 1। यहाँ पे अगर तुम, ये तो कट जाएगा, ठीक है, ये क्या बचेगा? 1/z प्लस 1, ठीक। अब यहाँ पे तुम z इक्वल टू 2 पे निकाल रहे हो, तो यहाँ पे 2z की वैल्यू रख दो, दैट इज 1/2 प्लस 1, दैट इज 1/3। तो एक तो ये वैल्यू निकल गया तुम्हारा रेसिड्यू, ठीक है। अब यहाँ पे दूसरा रेसिड्यू क्या है तुम्हारा? z प्लस 1 पे है, ठीक है। तो उसको तुम कैसे निकालोगे? z प्लस 1 इंटू 1/z -2 और z प्लस 1, ठीक है। ये तो कट जाएगा, तुम्हारा क्या बचेगा? 1/z -2, ठीक है। अब तुम किस पे निकाल रहे हो? z इक्वल टू -1 पे, तो यहाँ वैल्यू रखो z की, 1/-1 -2, दैट इज 1/-3, ठीक। अच्छा, अब इसको उठा के इस वाले फॉर्मूले को कंसीडर करो, मतलब इस वाले फंक्शन का क्या निकल जाएगा रेसिड्यू तुम्हारा? इस वाले फंक्शन का तुम्हारा रेसिड्यू निकलेगा, दैट इज 2 पाई आयोटा इंटू 1/3 माइनस 1/3। क्योंकि 1/3 and 1/3 becomes 0, then this whole thing was became 0 because of this in multiple form, that is तुम्हारा इस सम का रेसिड्यू निकल जाएगा 0। इस तरीके से इसका रेसिड्यू थ्योरम निकलता है। अच्छा, ये चीज़ तुमको और मतलब अलग अलग फंक्शन पे तुमको अप्लाई करके बोल सकता है, बता सकता है, आपको बताना होता है। इसमें कभी कभी ना एक रेंज दी गिवन होती है। जैसे मान लो तुमको मैंने एक रेंज दे दिया कि जैसे ये सर्कल डिफाइन है केवल z इक्वल टू 2 पे। अगर ये सर्कल z इक्वल टू 2 पे डिफाइन होगी तो इसका मतलब इसके अंदर z इक्वल टू 2 आएगा, और z प्लस 1 भी तो आ सकता है क्योंकि वो तो उससे छोटा है, तो वो भी आ सकता है ना। मगर अगर इसी फंक्शन में आगे यहाँ पे मान लो z प्लस 3 भी होता, तो मान लो z -3 भी होता, तो वो नहीं आता। क्यों? क्योंकि हमने तुम्हें रेंज दिया है सिर्फ z इक्वल टू 2 पे, है ना। तो रेंज को देख करके भी निकाला जाता है, जो रेंज होता है उसके अंदर जितने भी रेसिड्यूज आते हैं बेसिकली उनको ही कैलकुलेट करते हैं इस तरीके से, ठीक है। मुझे लगता है कॉम्प्लेक्स में और कुछ होता नहीं है जानने लायक, बाकी डिपेंड ऑन योर प्रैक्टिस। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस कर पाओगे कॉम्प्लेक्स की उतना बेटर है। मैंने ग्रुप में अरिहंत डाल रखा है जो कि टॉपिक वाइज है ना, उसमें से कॉम्प्लेक्स वाला पार्ट खोलो और लगाना शुरू करो एक लाइन से। तुम लगाते जाओगे, तुमको अपने आप सब समझ में आता जाएगा कैसे करना है, क्या करना है, ठीक है। जो भी क्वेश्चन अटके, जहाँ पे भी अटको वहाँ बेशक मुझसे पूछो, तुमको आराम से समझ। कॉम्प्लेक्स कुछ नहीं है, बहुत इजी पार्ट आता है सर। गेट में सर काफ़ी इजी पार्ट आता है, नेट में जानते हो ये सब बड़ा इजी होता है। घुमाता क्या है वो यहाँ घुमाता है। फंक्शन कभी कभी ऐसा आड़ा तेड़ा देता है ना कि सर थोड़ा सा क्लियर नहीं हो पाता है, बस यहाँ पे वो घुमाता है और वो कुछ नहीं करता। मेरे मानो चीज़ों को क्लियर अप करो, थोड़ा सा फॉरवर्डली आगे बढ़िए आप और लेके चलिए। बहुत आराम से हुआ कॉम्प्लेक्स भी, मुझे पता है बहुत ईजी पार्ट है ये, ठीक है। सो इन नेक्स्ट लेक्चर वी जस्ट नीड टू स्टार्ट आवर एटॉमिक, ठीक है। चलो टिल देन बाय बाय, कीप लर्निंग।